Assalamu alaikum students, welcome to the first part of the lecture, Kubla Khan. Kubla Khan is the poem written by S.T. Coleridge. This is the first lecture in which you will be introduced to the poem, its introduction, its themes, and all the techniques used in this poem. So this is the poem Kubla Khan, and its subtitle, as suggested by S.T. Coleridge, is written as "Or a Vision in a Dream, a Fragment." तो ये जो कुबला खान के टाइटल के नीचे हमने ये लिखा है, और अ विजन इन अ ड्रीम अ फ्रैगमेंट, ये कॉलरिज ने इस पोएम के शुरू में ख़ुद से लिखा है। इसका सब टाइटल है इस पोएम का। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको अपनी टेक्स्ट बुक्स में ये नहीं मिलेगा, लेकिन जो इसका ओरिजिनल टेक्स्ट है, जो इसका ओरिजिनल वर्जन है, उसमें आपको ये मिल जाएगा। तो कुबला खान को उन्होंने इस तरह से इलस्ट्रेट किया कि ये एक विज़न है, एक ड्रीम है, और ये आपको क्वेश्चन भी आ सकता है दैट डिस्क्राइब कुबला खान एज अ विज़न इन अ ड्रीम, अ विज़न इन अ विज़न। और इसको एक फ्रेगमेंट कहा गया है कि इट्स नॉट अ कंप्लीट piece of vision. We will do easy critical analysis in the lecture, और इसमें डिफरेंस क्या होगा कि हम लोग इसमें पिक्चर्स की इलस्ट्रेशन के साथ जो है इसकी क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। और लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन द लेक्चर. We are going to do introduction of the poem along with its themes, रोमांटिसिज्म एंड सिम्बलिज़म। और जब हम सिम्बलिज़म की बात करेंगे तो फिर हमारा इसमें हम पोएम को डिस्कस करेंगे एज एन एलिगरी, एज अ फैंटेसी एंड एज एन एक्सटेंडेड मेटाफर। और अगर आप देखें तो ये तीनों के तीनों जो हैं आपको क्वेश्चन की सूरत में आ सकते हैं कि डिस्क्राइब द पोएम एज एन एलिगरी, एज अ फैंटेसी और एज एन एक्सटेंडेड मेटाफर। हमारा जो पार्ट 1 है, ये लेक्चर जो इस वक्त चल रहा है, ये हमारा फर्स्ट और सेकंड टॉपिक्स को डिस्कस करेगा, और उसके बाद जो हमारे थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ होंगे, यानी क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द पोएम अलॉन्ग विद इलस्ट्रेशन थ्रू पिक्चर्स, कि ये इसमें एक नया फीचर होगा कि इस पोएम को इलस्ट्रेट किया जाएगा थ्रू पिक्चर्स, ताकि आप उसको अच्छे से विजुअलाइज कर सकें, आप उसको इमेजिन कर सकें, उसको क्रिटिकल एनालिसिस उसका किया जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, और नंबर 5 इसमें हम करेंगे कंपैरिजन विद द पोएम टार्टरी। अब इसमें यह है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से ही एक क्वेश्चन है ये, लेकिन चूँकि बाकी क्वेश्चंस हम लोग अपने लेक्चर के ड्यूरिंग डिस्कस कर चुके होते हैं, और ये एक सेपरेट क्वेश्चन है जिसको हमने लेक्चर में तो डिस्कस नहीं करना, तो इसलिए इसको सेपरेटली हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम ये सारी चीज़ें जो कंपेयर एंड कंट्रास्ट करेंगे हम इस कुबला खान को पोएम टार्टरी के साथ, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। तो हम इसको देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स, कौन से ऐसे फीचर्स हैं कि जिसमें ये दोनों पोइम्स जो हैं वो एक जैसी हैं, वो कॉमन फीचर्स हैं, और कौन कौन से डिफरेंट फीचर्स हैं एक दूसरे से, जिसमें कुबला खान इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ टार्टरी। लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन एंड थीम। और दूसरे वर्ड्स में अगर देखा जाए तो दिस इज़ पैराग्राफ, जो कि हम अपने रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का अगर हमें क्वेश्चन आता है तो उसमें अगर इसमें से कोई रेफरेंस आ जाता है तो हम कॉन्टेक्स्ट में ये पैराग्राफ लिख सकते हैं। द पोएम इज़ सिग्निफिकेंट फॉर पोइट्स एस्थेटिक सेंस प्रेजेंटेड थ्रू वर्ड्स एंड साउंड्स। पहली बात तो ये कि इसमें वर्ड्स और साउंड्स जो हैं वो हमें बताए जा रहे हैं, और वर्ड्स को सिग्निफाई करने का मतलब ये है कि दीज वर्ड्स आर लोडेड वर्ड्स, और ये वर्ड्स जो हैं कॉम्प्लेक्स वर्ड्स हैं इन द सेंस कि ये दे कवर अ होल वर्ल्ड ऑफ मीनिंग्स, दे आर फुल ऑफ मीनिंग्स। वो आपके मेटाफर्स भी हैं, उसमें आपका सिम्बलिज़म भी आ जाता है, और उनमें लॉट ऑफ मीनिंग्स जो हैं उन वर्ड्स में हमें मिलते हैं। तो इसलिए ये हमने बात की कि जो पोइट है वो इन वर्ड्स को यूज़ करता है, यूटिलाइज़ करता है टू कन्वे हिज आइडिया। और उसके बाद है साउंड्स हमें पर्टिकुलरली उस तरह से नहीं मिलेंगी, क्योंकि हमें इसमें थोड़ी सी साइलेंस मिलने वाली है, बट वी कैन फाइंड साउंड्स विद इन दिस साइलेंस। अब पोइट की एस्थेटिक सेंस की जो हमने बात की, एस्थेटिक सेंस जो है वो हमें नज़र आएगी थ्रू आउट द पोएम,
और वो इस तरह से होगी कि एस्थेटिक सेंस हम कहते हैं कि ब्यूटी की तरफ जो उसकी अपील है पोइट की, वो हमें किस तरह से नज़र आएगी। हम ये देखेंगे पोइट जो है वो सोते में एक विजुअलाइज कर रहा है किसी चीज़ को, वो उसका विजन है जिसको वो हमें पोइम में नरेट कर रहा है, वो सारा विजन। तो अभी उसमें जितनी भी चीज़ें सीनरी में आपको नज़र आती हैं, आपके नेचर में, अपनी सराउंडिंग्स में नज़र आती हैं, तो पोइट को सिर्फ उनमें से वो चीज़ें नज़र आती हैं जो उसके एस्थेटिक सेंस को अपील करती हैं, जो कि खूबसूरत नज़र आती हैं। अब वो जब ब्यूटी की बात करता है तो तब भी सिर्फ वही चीज़ें नज़र आती हैं जो उसकी एस्थेटिक सेंस को अपील कर रही हैं। और उसके बाद जब वो शिफ्ट करता है टुवर्ड्स द हॉरिबल सीनरी, तो इसमें थोड़ा सा हॉरर भी मौजूद है इस पोएम में। तो जब हम पढ़ेंगे तो हमें बहुत मज़ा आने वाला है। तो वो जैसे आप लोग अपने चाइल्डहुड में हॉरर स्टोरीज़ को सुनना बहुत पसंद करते थे, तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर हमें वो चीज़ें मिलेंगी। लेकिन अगर आप देखेंगे, गौर करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो आपके पोएम है उसमें जहाँ पर हॉरर सीनरी आती है तो वहाँ पर भी पोइट सिर्फ वही चीज़ों को फोकस कर रहा है जो कि उसकी एस्थेटिक सेंस को जो अपील कर रहे हैं। His vivid imagination, a rich and powerful explanation of supernatural things and beings। अब जी इसमें वो अभी हमने बात की थी हॉरर की, तो इसमें जो हमें सुपरनेचुरल थिंग्स एंड बीइंग्स की, जब हम सुपरनेचुरल बीइंग्स की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली पीपल आर अफ्रेड ऑफ इट, कि लोगों को डर लगने लग जाता है कि अगर आप किसी जिन भूत की बात करते हैं तो सुपरनेचुरल बीइंग्स हमें यहाँ पर मिलेंगे और बड़ी पावरफुल एक्सप्लेनेशन उनकी हमें यहाँ पर मिलती है। एंड अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ रिदम एंड साउंड मेक इट मार्वलस फैंटेसी। अब इसमें रिदम एंड साउंड कहाँ मिलेगा? इसकी राइम स्कीम के अंदर मिलेगा, और उस राइम स्कीम में जो इसकी चॉइस ऑफ वर्ड्स है उसमें हमें जो रिदम मिलने जा रहा है, उस रिदम को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वो रिदम किस तरह से हमें नज़र आएगा, वो साउंड्स हमें किस तरह से पता चलेंगी, वो सारी की सारी चीज़ें जो हमें आगे पता चलने जा रही हैं कि वो रिदम और साउंड किस तरह से ये करता है यहाँ पर क्रिएट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस पोएम को एक फैंटेसी बनाती हैं। तो जब आपको फैंटेसी के बारे में पूछ रहा था किस तरह से ये फैंटेसी है, तो आपने ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो बताने हैं कि दीज आर द एलिमेंट्स विच मेक दिस पोएम अ फैंटेसी। तो अभी एट द सेम टाइम ऑल दीज एलिमेंट्स मेक दिस पोएम अ पीस ऑफ रोमांटिसिज्म, कि जो रोमांटिसिज्म के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे भी यही सारे एलिमेंट्स हैं और वो इसमें मौजूद हैं। दिस पोएम इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन ओपियम फैंटेसी, अ ड्रीम विद इन ड्रीम। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है जी। और इसको फैंटेसी सिर्फ नहीं कहा जाता, इसको ओपियम फैंटेसी भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ख्याल है, इवन पोइट ने ख़ुद भी ये चीज़ बताई, और कि जी जिस वक्त आपका पोइट जो है उसने ओपियम लिया था, एक ड्रग है ये जो उसने लिया था, और उस ड्रग के जो उसके बाद जो उसका स्टेट ऑफ माइंड चेंज हुआ था उसके ज़ेरे असर, यानी उस कंडीशन में इसने ये पोएम लिखी है जी। तो उसने उसको एक ड्रीम कहा है, ड्रीम के अंदर उसने एक ड्रीम देखा है जी। ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर मिलने जा रही हैं। द मैजेस्टिक पोइट ऑफ नेचर इन द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। अब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में हम बहुत पढ़ चुके हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो एक सेट पैटर्न नहीं होता। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वो होती है जो हमारा जो वर्किंग ऑफ ह्यूमन ब्रेन है, जो नॉर्मल वर्किंग है, वो ये चीज़ होती है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की, जिसमें हम जब सोच रहे होते हैं, हमारा ह्यूमन ब्रेन जो है वो किसी भी सेट पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं चलता। हम ये नहीं करते कि हम पास्ट की चीज़ें पहले सोचें, उसके बाद हम प्रेजेंट पर आएँ और फिर उसके बाद हम फ्यूचर पे जाएँ। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ये होती है कि एक लंबा सा स्ट्रिंग है, उसको आप जहाँ से दिल करे आप वहाँ से उसको पिक कर लें। तो जिस वक्त आपका ब्रेन चाहता है तो आप पास्ट की बात सोच रहे होते हैं, उस पास्ट से रिलेटेड आप फ्यूचर में चले जाते हैं, फ्यूचर की जब वो बात सोचते हैं तो आप फ़ौरन प्रेजेंट में आ जाते हैं। तो दिस इज़ द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो जिस तरह से ह्यूमन ब्रेन काम कर रहा होता है, बिल्कुल उसी वही वर्किंग हमें इस पोएम में मिलती है कि पोइट जो है वो क्या करता है जी, ही सीज़ एन एबिसीनियन गर्ल। एबिसीनिया से एक लड़की आई है जी, जिसको वो देखता है अपने विजन में, एंड शी इज़ प्लेइंग ऑन हर डल्सीमर। एक स्ट्रिंग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके ऊपर वो जो है म्यूज़िक बजा रही है, सिंग्स अ कैप्टिवेटिंग सॉन्ग, और बड़ा ही खूबसूरत सा सॉन्ग भी वो गा रही है, जिससे पोइट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है इन्जॉय कर रहा है, एंटरटेन हो रहा है। द पोइट क्लेम्स दैट if he could revive that song, he would be able to build the same supernatural pleasure dome in the air like that of Kubla Khan in Xanadu। अब जी Xanadu एक प्लेस है बहुत दूर सेंट्रल एशिया में, आप इसको चाइना भी कह सकते हैं, कि वहाँ पर एक प्लेस है। और उसने कहा कि जी
जो पोइट है वो ये कहता है कि ये सॉन्ग इतना कैप्टिवेटिंग है कि अगर मैं उस सॉन्ग को रिवाइव करूं तो मैं इस काबिल हो सकता हूँ कि मैं उसी तरह का सुपर नेचुरल किस्म का प्लाइयो डोम जो है वो हवा में बना सकता हूँ, जैसा कि कुबला खान ने ज़ानाडो में बनाया था। नहीं उतना ही मैग्निफिसेंट जो है एक प्लाइयो डोम यानी कि एक महल नुमा गुंबद नुमा महल जो है वो बना सकता हूँ। देयर इज़ अ थीम, और थोड़ा सा थीम को डिस्कस कर लेते हैं। देयर इज़ अ थीम ऑफ मैंस इंटरेक्शन विद न्यू नेचर एंड द पावर ऑफ द पोइट्स इमेजिनेशन। अब इसमें एक थीम हमें ये मिल रहा है कि जिसमें हमें ये पता चल रहा है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं नेचर के साथ। तो यहाँ पर हमें वो इंटरेक्शन मिल रहा है पोइट का विद नेचर, कि वो नेचर की कंपनी में किस तरह से फील कर रहा है, क्या उसके एक्सप्रेशंस हैं, क्या उसके इमोशंस हैं, वो सारे। एंड द पावर ऑफ द पोइट्स इमेजिनेशन, की उसकी इमेजिनेशन कितनी पावरफुल है कि वो ओपियम लेता है और उसके बाद वो कुबला खान के ज़ानाडो वहाँ पर उसके पैलेस में पहुँच जाता है, फिर उसके सराउंडिंग्स को एंजॉय करता है, उसकी सारी सीनरी को देखता है, सीनरी को, ब्यूटीफुल सीनरी को देखते हुए देखते देखते वो उसकी हॉरिबल सीनरी की तरफ आ जाता है। तो ये चीज़ हमें मिलती चली जाती है। तो यहाँ पर एक थीम हमें मिलता है जी ब्यूटी एंड वायलेंस का, जो थ्रू आउट द पोइम जो है वो चलता चला जाता है। तो ये चीज़ हमें नज़र आएगी जी। कुबला खान रिकग्नाइजेज द पावर ऑफ ह्यूमन क्रिएटिविटी। अब वो हमें ये ज़रूर बताएगा कि जो पोइट की इमेजिनेशन है वो असल में पावर है ह्यूमन क्रिएटिविटी की। तो उसको ना सिर्फ रिकग्नाइज़ कराता है बल्कि वो उसकी जो रिकग्नाइज़ कराता है उसकी लिमिटेशन, उसकी फ्रेजिलिटी को भी, कि वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है, हर चीज़ ने ख़त्म हो जाना है। तो बिल्कुल सच से ह्यूमन क्रिएटिविटी जो है वो भी जल्दी से ख़त्म हो जाने वाली है। सो ये हमने रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के लिए कॉन्टेक्स्ट भी पढ़ लिया, हमारा इंट्रोडक्शन और थीम भी हो गया। नेक्स्ट कम टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोइम, जो हमने जिसमें वो लिखी गई है वो क्या चीज़ है जी। कंपोज इन अ स्टेट ऑफ सेमी कॉन्शियसनेस। जी जनाब, आपका जो पोइट है वो ना तो पूरी तरह से सोया हुआ है ना पूरी तरह से जाग रहा है, तो सेमी कॉन्शियसनेस की एक स्टेट है जिसमें वो इसने पोइम लिखी है। द होल पोइम इज़ फिल्ड विद एन एटमॉस्फियर ऑफ ड्रीम एंड विजन। अगर हम उसको देखते हैं तो हमें शुरू से ही एक मिस्टी सा एटमॉस्फियर लगता है, एक हेज़ी सा एटमॉस्फियर नज़र आता है। और वो जो आपने जब कभी ड्रीम्स आप देखते होंगे तो जो आपके ड्रीम्स में जिस तरह के एक एटमॉस्फियर होता है, एक साइलेंस होती है और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ब्लड होती हैं, जो आप सिर्फ जिनको फोकस करना चाहते हैं वो चीज़ें आपको नज़र आ रही होती हैं। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही है। उसकी बात है जी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है जी, पोइम का ही, हैड टेकन अ डोज ऑफ ओपियम, उसने ड्रग की ये डोज ली है, उसको कोई पेन थी जिसके लिए वो ये ओपियम की डोज लिया करता था जी। इन हिज आइज क्लोज्ड अपॉन द लाइन इन द बुक। अब हुआ क्या, अब आपके लिए मसला क्या हुआ, आपको ये कुबला खान क्यों पढ़नी पड़ी है, इसलिए कि जी जिस रोज़ इसने ये एक दिन, वंस अपॉन अ टाइम, वन डे, उसने ये ओपियम का डोज लिया था और वो ये बुक पढ़ रहा था। एट ज़ानाडो कुबला खान बिल्ट अप प्लायोर पैलेस। ये बुक वो पढ़ रहा था इस एक जिसमें उसने ये लाइन पढ़ी और यहाँ पर उसको नींद आ गई, सो गया। सोया नहीं, वो सेमी कॉन्शियस रहा और उस सेमी कॉन्शियसनेस में क्या हुआ, इट ओपन हिज क्रिएटिव विजन। उसका जो अंदर से क्रिएटिव पावर थी एकदम से वो जाग गई, उसका दिमाग एक्टिव हो गया, उसकी जो मशीनरी थी दिमाग की वो चलने लग गई और उसमें ये पोइम जो है वो बनने लग गई। एंड द पोइम ऑफ अबाउट 200 लाइन्स वाज कंपोज्ड इन द स्टेट ऑफ वेकिंग ड्रीम। आपकी जो बुक है उसमें सबसे लंबी पोइम ये वाली है जी। ऑन बीइंग फुली अवेक ही रोट द पोइम डाउन। जी ख्वाब में उसने उस पोइम को कंपोज कर लिया और जब वो उठा तो उसने वो सारी की सारी जो आमद हो चुकी हुई थी उसको पोइम की वो उसने लिख लिया है जी। द थीम ऑफ द पोइम इज़ अनइम्पॉर्टेंट। किस तरह से जी, इट डिस्क्राइब्स द पैलेस बिल्ट बाय कुबला खान द ग्रैंड सन ऑफ चिंगेज़ खान। अब चिंगेज़ खान के आपको पता है चिंगेज़ खान कौन था, हलाकू खान कौन था, तो ये सारे के सारे जो है ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो कुबला खान जो था जी ये ग्रैंड सन है चिंगेज़ खान का और उसने एक पैलेस जो है वो वहाँ पर बिल्ड किया है। He himself has said that he wrote this poem shortly after waking up for an opium-influenced dream in 1797। जब हमने पीछे भी बात की है कि हमें पोइट ने खुद भी बताया है कि उसने ओपियम ड्रग ली थी और उसके दौरान जो है वो उसने ये सारा कुछ देखा था और उसने ये पोइम लिखी थी जी। और ये 1797 में हुआ सब कुछ।
नाउ वी विल डिस्कस द पोएम एज एन एलिगरी। अब एलिगरी क्या होती है जी, इसकी हमने डेफिनेशन लिखी है दैट एन एलिगरी इज़ अ पीस ऑफ लिटरेचर विच कन्वेज अ हिडन मीनिंग, जो आपको क्लियर नहीं होता, पता नहीं चलता कि आपको पोइट कहना क्या चाहता है, तो सम हिडन मीनिंग होता है जिसको वो कन्वे कर रहा होता है। एलिगरी हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। और ये होता क्या, यूजुअली इट्स मॉरल, it may be spiritual or political as well through the use of symbolic characters and events। इस जो भी ये पीस ऑफ लिटरेचर होता है, ये स्टोरी भी हो सकती है, पोइम भी हो सकती है, तो उसके अंदर जो है वहाँ पर सिंबॉलिक कैरेक्टर्स और इवेंट्स को यूज़ किया जाता है टू कन्वे सम हिडन मीनिंग। तो ये एक एलिगरी है। इसको अगर हम देखते हैं तो इसमें आपको नज़र आएगा कि सुपर नेचुरल इफ़ेक्ट है थोड़ा सा, तो जब सुपर नेचुरल आता है तो स्पिरिचुअल इफ़ेक्ट आ जाता है। कुबला खान होल्ड्स स्पेल बाउंड। अब ये कुबला खान पोइम की बात हो रही है जी। कुबला खान होल्ड्स स्पेल बाउंड यानी कैप्टिवेट कर देता है, ये आपको सहर ज़दा कर देता है। स्पेल बाउंड यानी जैसे आपके ऊपर किसी ने जादू कर दिया है। होल्ड स्पेल बाउंड बाय द लवलीनेस ऑफ इट्स कलर, आर्टिस्टिक ब्यूटी एंड स्वीट हार्मनी। इसमें आपको कलर्स भी नज़र आएंगे, इसमें आपको ब्यूटी नज़र आएगी, और इसमें आपको ऐसी हार्मनी नज़र आएगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप कहीं पर इंटरप्ट हुए हैं। आप पोइट का ऐसे जैसे आपने पोइट की पकड़ ली है फिंगर और आप उसके साथ चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, और आपको बिल्कुल पता नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं। मीन्स के आप उसके साथ चलते चले जा रहे हैं। इट्स रिमोट सेटिंग एंड इट्स डेलिकेट इमेजिनेटिव रियलिज्म मेक इट अ रोमांटिक पोइम। अब इसमें एक तो रिमोट सेटिंग आ जाती है, यानी आप फार ऑफ प्लेस पर जा रहे हैं, आप एक डिस्टेंट प्लेस पर जा रहे हैं जो आपकी रियल वर्ल्ड से बिलोंग नहीं कर रही है। हाँ, आपने उसको रिलेट किया है रियल वर्ल्ड के साथ, ये बता कर कि जी कुबला खान का वो पैलेस है जो ज़ानाडू में है। अब इसने मोस्ट प्रॉबली जब इसने ये लाइन पढ़ी उसके बाद इसने उसकी डिस्क्रिप्शंस नहीं पढ़ी उस पैलेस की। अगर वो पढ़ लेता तो फिर आपको इसकी डिस्क्रिप्शन भी बहुत ज़्यादा मिलती हैं। अभी चूँकि उसने नहीं पढ़ा तो उसने सिर्फ इतना पढ़ा था, तो इसने वो एक एलिमेंट जो है वो तो उसने हिस्ट्री से ले लिया, वो तो उसने रियल वर्ल्ड से ले लिया, लेकिन उसके बाद जितनी भी आपकी पोइम चलती है दैट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन हिज इमेजिनेशन, कि जो कुछ उसने सोचा है उसके बाद, और उसके बाद जहाँ पर जिस दुनिया में चला गया उसने जो कुछ भी देखा वो रियलिटी में वहाँ कुबला खान के उस पैलेस के पास ऐसा है या नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सब उसकी इमेजिनेशन पर बेस्ड है, यानी रियलिटी में वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही, उसने अपने खुद से बनाई है। इमेजिनेटिव रियलिज़म है कि हमें देखकर ये लग रहा है अच्छा वाकई ऐसा ही हुआ होगा शायद, लेकिन क्या है, इस दोनों चीज़ें हमने पीछे रोमांटिसिज्म का जो है वो पढ़ा है जी, आगे भी हम थोड़ा सा पढ़ने जा रहे हैं, तो इट बिकम्स रोमांटिक पोइम। द मेन फीचर ऑफ द पोइम इज़ फाउंड इन इट्स साउंड इफेक्ट्स। अब वो साउंड इफेक्ट्स हमने पीछे भी बात की थी, साउंड्स नज़र आएंगी। अब वो साउंड इफेक्ट्स क्या हैं कि जब हमने पहले बात की कि ड्रीम में तो बिल्कुल साइलेंस होती है, अगर आपने खुद भी अपने कभी ड्रीम पर फोकस करें तो आपको पता चलेगा ड्रीम में आपको सिर्फ़ और सिर्फ वो चीज़ सुनाई जाती है जो ज़रूरी होती है। उसके अलावा आपको अपने ड्रीम में हमेशा साइलेंस नज़र आती है। तो चूँकि ये एक ड्रीम है, एक विजन है, इसलिए इसमें आपको साइलेंस नज़र आ रही है। लेकिन वो साउंड इफेक्ट्स कहाँ से आ रहे हैं? अब वो कहाँ से आए हैं जी? यूज़ ऑफ एलिट्रेशन। अब ये वो टेक्निक्स हैं जो पोइट यूज़ कर रहा है हमारी पोएम में, और वो क्या 3 चीज़ें हैं जी? वो है एलिट्रेशन है, कॉन्सोनेंस है, और ओनोमेटोपिया है। अब एलिट्रेशन क्या होती है, एलिट्रेशन किसको कहते हैं? अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक्स के बिल्कुल एंड पर जाएं तो आपको जो पहले भी बारहा आपको बताया जा चुका है कि उसमें कुछ क्रिटिकल टर्म्स हैं जो कि आपको आनी चाहिए हैं, तो उसमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एलेबोरेट किए गए हैं, आप उनको अच्छे से वहाँ पर डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो एलिट्रेशन होती क्या है इन शॉर्ट अगर हम इसको देखें तो एलिट्रेशन होती है जो रेपिटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स, और इसके लिए कोई सेट पैटर्न नहीं होता कि आपको मतलब आगे पीछे जैसे भी है तो आपने वो सक्सेसिवली आप यूज़ कर सकते हैं, आप एक ही लाइन में यूज़ कर सकते हैं, आप 2-3 लाइंस में यूज़ कर सकते हैं। रेपिटेशन हो गई है सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स, और कॉन्सोनेंट्स आपको पता होते हैं कि आपके 5 वाउल्स हैं आपकी अंग्रेज़ी में, और उन वाउल्स के अलावा जितने आपके लेटर्स हैं वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। वाउल्स का तो आपको बताना है A, E, I, O, U, तो उसके अलावा सारे आपके कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। तो उनकी जो साउंड्स रिपीट होती हैं, जैसे अभी आप इसका यही देख लीजिए कुबला खान,
तो इसमें जो है वो आपको कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो रिपीट हो रही है इसकी के की। उसके बाद है जी कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस क्या होता है? कॉन्सोनेंस आप समझ लीजिए कि अलिट्रेशन की एक एडवांस्ड फॉर्म है, जिसमें क्या होता है कि जी आपको कॉन्सोनेंस से भी समझ आ रहा होगा, ये कॉन्सोनेंट से निकला है। यूज़ ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स इन 2 और मोर वर्ड्स, ये इसकी रिक्वायरमेंट होती है कि जी 2 और मोर वर्ड्स में जो है वो आपके कॉन्सोनेंट साउंड्स, सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स को यूज़ किया जाए। जैसे मैरी मेकिंग इन मरी, तो आप ये देख लीजिए कि इसमें जो आपकी म की साउंड है तो वो आपकी सेम वो 2 और मोर वर्ड्स में जो है वो आपको सुनाई दे रही है, मैरी मेकिंग इन मरी, तो यहाँ पर आपको म की साउंड आती है। उसके बाद है जी ओनोमेटोपिया। एनोमेटोपिया क्या होता है जी? दैट इज़ द इफ़ेक्ट। अब ये इफ़ेक्ट है, पहले दो जो हैं वो टेक्निक्स हैं जिसमें वो यूज़ किया जाता है। अब इन दोनों के बाद जो इफ़ेक्ट आएगा उसको ओनोमेटोपिया कहते हैं। और ये होता क्या है जी? इफ़ेक्ट क्रिएटेड when the sounds of words resemble the sound of the object being described। यानी कि आप जैसे बहुत सारे वर्ड्स आपके, जैसे आप कैट के लिए यूज़ करते हैं म्यू, तो वो आपका एक जो उसका वर्ड जो है वो बिल्कुल वैसा ही साउंड क्रिएट कर रहा है जैसा जिसको आप एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, जिसको आप डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, वो उस ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आपको मिल जाते हैं अंग्रेज़ी में कि जिसका इफ़ेक्ट जो है वो सेम क्रिएट हो रहा होता है, कि जब साउंड जो वर्ड की है वो सेम वैसी होती है, तो जैसे कि आप उस ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। उसके बाद आ जाता है जी रोमांटिसिज्म। जी रोमांटिसिज्म क्या है जी? रोमांटिसिज्म इज़ द सेंसिबिलिटी, द फ्री एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, नेचर एंड द अनयूजुअल थिंग्स। हमने पीछे जो एलिमेंट्स किए थे हम उनको भी ऐड कर सकते हैं इसमें, और हम इसको भी लिख सकते हैं कि रोमांटिसिज्म में क्या होता है? एक सेंसिबिलिटी होती है और वो यहाँ पर मौजूद है। फिर उसके बाद फ्री एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स हैं, पोइट अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है जी। नेचर है, नेचर इज़ वेरी मच हियर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द पोएम। एंड द अनयूजुअल थिंग्स, अनयूजुअल थिंग्स भी हमें स्पिरिचुअल बींग्स की सूरत में बहुत सारी मिलने वाली हैं। द होल पोइम इज़ फुल ऑफ रोमांटिक एंड सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। अब ये इसका थोड़ी स्पेशलिटी समझ लीजिए कि जो आपका कॉलरेज है वो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करता है नॉर्मली। तो हमें पोइम जो है वो फुल ऑफ रोमांटिक एंड सुपर नेचुरल एलिमेंट्स मिल रही है जी। एज सेक्रेड रिवर एल्फ रनिंग थ्रू डीप केव्स, ब्राइट गार्डन्स, विंडिंग स्ट्रीम्स, trees with sweet smelling flowers, sunlit places, a sunny pleasure dome with caves of ice। अब ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये रोमांटिक एलिमेंट्स भी हैं और सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी हैं इसमें बहुत सारे। आपका सबसे पहले तो आपका रिवर एल्फ आ जाता है, उसके बाद आपके डीप केव्स हैं जिनमें से वो गुजरता हुआ जा रहा है, तो एट द सेम टाइम इट्स वेरी रोमांटिक। ब्राइट गार्डन्स हैं, विंडिंग स्ट्रीम्स हैं, फिर आपके ट्रीज़ हैं जिनके ऊपर बहुत मज़े की खुशबू वाले फ्लावर्स लगे हुए हैं, फिर सनलिट प्लेसेस हैं। अब यहाँ से शिफ्ट हो रहा है उसका थोड़ा सा सुपर नेचुरल की तरफ। सनलिट प्लेसेस हैं, यानी कोई है ही नहीं वहाँ पर, आपको नज़र ही कोई नहीं आ रहा। अ सनी प्लायर डोम विद केव्स ऑफ आइस, ये अनयूजुअल थिंग है कि मतलब वहाँ पर सनी प्लेजर डोम भी है और उसके बाद उसमें केव्स ऑफ आइस भी हैं, यानी कि सूरज भी निकला हुआ है और वो वहाँ पर बर्फ़ भी जमी हुई है। हाउ इज़ इट पॉसिबल? उसके बाद जी एन एबिसिनियन मेड सिंगिंग एंड प्लेइंग ऑन हर डल्सीमर, तो वो जो है हमें वहाँ पर मिल जाती है जी। The poem starts with a description of the landscape surrounding Kubla Khan's summer place called Xanadu। Xanadu पर इसका एक पैलेस है जिसको डिस्क्राइब करेगा, लेकिन उसको बजाय सिर्फ हमें बताता है कि जी Xanadu पे कुबला खान ने एक पैलेस जो है वो, जैसे कि हमने इसकी पीछे इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा है कि वो ये इस लाइन पर आकर वो सो गया था। तो जी वहाँ पर जब वो उसको पढ़ता है तो वो उसका फिर उसके बाद वो पैलेस की बात छोड़ देता है और उसकी सराउंडिंग्स में निकल पड़ता है, यानी महल के अंदर जाता ही नहीं, पैलेस के अंदर जाता ही नहीं है, उसकी सराउंडिंग्स में सैर करने निकल जाता है, रीडर की उंगली पकड़ता है और उसको साथ ले जाता है जी। ही प्रेजेंट्स इट एज अ प्लेस ऑफ ब्यूटी, प्लेजर एंड वॉयलेंस। आपका जो ज़ैनटू है उसका मतलब भी थोड़ा इसी किस्म का है जी। ही प्रेजेंट्स इट एज अ प्लेस ऑफ ब्यूटी, प्लेजर एंड वॉयलेंस। अब यहाँ पर ब्यूटी भी है, प्लेजर भी है और वॉयलेंस भी मौजूद है। अभी हमने जो पीछे भी बात की थी कि इसमें थीम ऑफ ब्यूटी एंड वॉयलेंस भी हमें मिलेगा कि दोनों साइड बाय साइड हमारे साथ चल रहे होंगे और उसको ये लगता है कि दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
इट एंड्स अप विद द डिज़ायर टू बिल्ड अ प्लेजर पैलेस इन द एयर थ्रू द पावर ऑफ अ सॉन्ग। अब क्या है कि जी ये है पोइट की विश, जो कि इन द एंड ऑफ द पोएम उसने रिवील किया है। उसने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि वो जो सॉन्ग एबिसिनियन गर्ल ने गाया था इतना ज़बरदस्त सॉन्ग था कि अगर मैं वो दोबारा वो सॉन्ग की जो पावर है उसको ले आऊँ तो उसकी पावर से, अब उसकी पावर कैसे होगी अगर आप इस पर सोचें तो आपको जहन में आता है कि आपके कुछ म्यूज़िक ऐसे होते हैं, जैसे अगर आप चले जाते हैं आपके राग फ़लाँ है, राग फ़लाँ है, बहुत सारे उसके नाम होते हैं, उसकी पूरी एक टर्मिनोलॉजी है। तो उसमें कुछ ऐसे राग भी होते हैं जिससे आप आग लगा लेते हैं, कुछ ऐसा राग होता है कि आप म्यूज़िक को बजा रहे होते हैं, राग वो गा रहे होते हैं और बारिश होने लग जाती है। तो मतलब इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो म्यूज़िक का पावर है जिसको उसने इसमें यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि वो उस पावर की वजह से वो आपकी हवा में एक प्लेजर डोम बिल्कुल वैसा बना लेगा जैसा कि कुबला खान ने बनाया था जी। कॉलरिज डिस्क्राइब्स द ज्योग्राफी ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ दिस प्लेजर डोम एंड नॉट मच अबाउट दिस डोम इटसेल्फ। अब डोम के बारे में उसने बात नहीं की क्योंकि उसने पोएम उसने जो बुक में उसने पढ़ा ही सिर्फ इतना सा था, इसलिए उसने सिर्फ उसकी ग्राउंड्स उसकी जोग्राफी के बारे में हमें बताता है। देन आर्ग्यूज अबाउट प्लेजर इटसेल्फ विच कम्स फ्रॉम बोथ ब्यूटी एंड वॉयलेंस। उसने कहा कि जी प्लेजर जो है ना वो आपको मिलता है ब्यूटी और वॉयलेंस से। एज शोन थ्रू सनी प्लेजर डोम विद केव्स ऑफ आइस, इसको तो आपने अच्छे से याद कर लेना है जी। सनी प्लेजर डोम विद केव्स ऑफ आइस को ये इन्वर्टेड कॉमर्स में आपकी पोइम से ये वर्ड्स लिया गया है और यहाँ पर बहुत क्लियरली आपको एक थीम ऑफ ब्यूटी एंड वॉयलेंस मिल रहा है जी, तो इसको आपने लर्न कर लेना है। नेक्स्ट कम्स कुबला खान एज एक्सटेंडेड मेटाफर। कुबला खान इज द पोएम। एक्सटेंडेड मेटाफर क्या होता है जी? पोएम कैन बी कॉल्ड एन एक्सटेंडेड मेटाफर। अब एक्सटेंडेड मेटाफर की ब्रैकेट में डेफिनेशन लिखी है, होता क्या है जी? इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन अ कॉम्प्लेक्स आइडिया। अच्छा जी, एक आइडिया है और वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मेटाफर इज़ एक्सटेंडेड, तो उसके लिए एक मेटाफर लिया जाता है, उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है थ्रू आउट द पोएम। पूरी पोएम उसको फैला दिया जाता है, मेकिंग यूज़ ऑफ मल्टीपल इंटर रिलेटेड मेटाफर्स, और बहुत सारे दूसरे मेटाफर्स को लाया जाता है जो उसके साथ रिलेटेड होते हैं, उनको उसमें एडजस्ट किया जाता है, एंड दिस इज़ कॉल्ड एन एक्सटेंडेड मेटाफर। तो इसमें हमें ये चीज़ मिलती है जी। अब इसमें नंबर 1 हमें क्या मिलता है एक्सटेंडेड मेटाफर में? द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पैलेस एंड ग्राउंड्स। अब ये एक एक्सटेंडेड मेटाफर है, किस तरह से? इन द सेंस कि आपकी डिस्क्रिप्शन पैलेस की शुरू होती है और फिर एंड तक वो पैलेस और वो ग्राउंड्स वो चलते चले जाते हैं, उसको इतना एक्सटेंड किया जाता है। नंबर 2 क्या है? द सेक्रेड रिवर नेम्ड एल्फ। ये जो सेक्रेड रिवर है ये भी एक एक्सटेंडेड मेटाफर है, यहाँ से लिया और फिर वो एंड तक जो है उस रिवर नहीं चलते जाना है। इन्हीं कि एक वक्त ऐसा आएगा कि आपका पोइट जो है वो रिवर से निकल जाएगा, किसी और जगह से उस सुपर नेचुरल बींग्स के साथ निकल जाएगा, हॉरिबल सीनरी की तरफ चल के उधर से वापस फिर दोबारा से रिवर के पास आ जाएगा। अब जी ये एल्फ क्या है जी? नो रियल रिवर। अब ये आपको पता होना चाहिए कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कुबला खान के वहाँ पर जो पैलेस है ज़ैनडू में, वहाँ पर कोई भी ऐसा रिवर एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता है जी रिवर। कॉलरिज इन्वेंटेड इट फॉर द पोएम साउंड्स अ लॉट लाइक द ग्रीक In Christian theology, in the book of Revelation, God describes himself as the Alpha and the Omega. Alpha and Omega आपने अपने idioms में भी किया होगा। Alpha and Omega का मतलब है the first and the last, the source of all things in their end। उसकी destruction का भी यही बाइस है जी। तो ये God ने अपने लिए यूज़ किया, so it relates with God's creative power, which is both the model for and the source of human creativity। कि यही है वो source जो सारी चीज़ों का source है, creative power का source है, और ये मॉडल भी है। इसके अलावा जो ह्यूमन बींग्स की क्रिएटिविटी है वो भी इसी से रिलेटेड है, वो भी इसी से निकलती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर पार्ट 1 जिसमें हमने इंट्रोडक्शन जो है पोएम का वो लिया है, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट इट्स इंट्रोडक्शन ऑफ कुबला खान। इसके बाद जो हमारा सेकंड पार्ट होगा लेक्चर का उसमें हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे एंड वी विल डिस्कस द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज वेल। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।